हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम जो 7 जनवरी 2020 का हमारा शिफ्ट सेकंड का पेपर है वो हम शुरू करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर हम कर चुके हैं पहले ही, तो आपको ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं कि सेक्शन के हिसाब से कैसे मार्क्स डिवाइड होते हैं, वो पहले हम बताया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और ये अभी पढ़ेंगे इसको अच्छे से। ये है हमारा बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, तो अब इसको करते हैं। पहले तो इसको यहाँ से हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं हम। इन वर्कशॉप देर आर 5 मशीन्स। ठीक है भाई, उनकी क्या है, आउट ऑफ सर्विस होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/4। उनके आउट ऑफ सर्विस होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। आगे दे रखा है इफ द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 2 मशीन्स विल बी आउट। सिंपल, बिल्कुल सिंपल बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। इसके अंदर बेस थ्योरम के अंदर पी हम ले लेते हैं आउट ऑफ सर्विस। कलर दूसरा ले लेते हैं, ये कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो P हमारा हो जाएगा 1/4 आउट ऑफ सर्विस की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, Q हो जाएगा ऐसे 1 - P होता है 3/4 आएगा। बेसिक बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, N हो जाएगा 5। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ X एटमोस्ट दे रखा है, मतलब लेस देन इक्वल्स टू 2 की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 3/4 रेज टू पावर 3 K। ठीक है, हमें K की वैल्यू निकालनी है। ये इक्वल हो जाएगा P0 प्लस P1 प्लस P2 इज इक्वल्स टू 3/4 रेज टू पावर 3K। P0 इक्वल है NC0, P की पावर 0, Q की पावर N। ठीक है, बेस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, सॉरी मैं बेस शायद बोल गया, इसके अंदर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, दिमाग से निकल गया था। तो NC1 शायद मैंने पहले, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बाइनोमियल बोला है बेस बोला है, इसके अंदर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगना है। सॉरी, P रेज टू पावर 1 Q रेज टू पावर N-1 प्लस NC2 P रेज टू पावर 2 एंड Q रेज टू पावर N-2 इज इक्वल्स टू 3/4 रेज टू पावर 3K। ठीक है, अब बस कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन के अंदर, सिंप्लीफिकेशन हमें करना है। मैं इसके अंदर यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, ये 5 आएगा, यहाँ पे 5 से 0 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/4 रेज टू पावर 5। वैल्यू पुट की है बस, और कुछ नहीं किया है। यहाँ पे आएगा 5 इंटू 1/4 3/4 रेज टू पावर 4 प्लस 5C2 10 के इक्वल आएगा 10 1/4 स्क्वायर 3/4 रेज टू पावर 3 इज इक्वल्स टू 3/4 रेज टू पावर 3K। 3/4 रेज टू पावर 3 कॉमन आगे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 9/16 प्लस यहाँ से आएगा 3/4 कॉमन आया, ये आ जाएगा 5 3 जा 15/16 प्लस यहाँ से आ जाएगा 10/16 इज इक्वल्स टू K। तो दैट इम्प्लाइज K की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 24 34/16। बड़ी आराम से आप कैलकुलेशन कर सकते हो इसकी। 17/8 17/8 है हमारे ऑप्शन में, 17/8 है हमारा ऑप्शन थर्ड, इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल ये। ठीक है, आपने पिछले पेपर में भी देखा होगा, एनसीईआरटी बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कुछ थोड़े से घुमा फिरा के आते हैं, कुछ डायरेक्ट ही आ जाते हैं। ठीक है, अगर एनसीईआरटी बच्चा अच्छे से कवर करके चलता है तो भी उसका ठीक ठाक स्कोर बन सकता है, पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज भी चाहिएगी। तो कर रहे हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है ये, तो देखते हैं इसके अंदर क्या होगा।
इसके अंदर है, अच्छा, अल्फा बीटा रूट दे रखे हैं। ठीक है भाई, पी के सबसे पहले पी के को समझते हैं है क्या असल में, और P5 तक हमें फाइंड करना है। पी के इक्वल है अल्फा रेज टू पावर के प्लस बीटा रेज टू पावर के, और के की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 दे रखी है। तो ऐसे थोड़ा आपको आइडिया लग गया कि जो P1 है वो तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ऐसे ही P2 इक्वल होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और P3 इक्वल होगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ऐसे ही P4 इक्वल होगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, और P5 इक्वल होगा अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5। बस हमें पावर फाइंड करनी है, कुछ नहीं है। वैसे तो इसके अंदर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी लग सकता है, पर यहाँ जो मुझे सिंपल जो मेथड नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये बड़ी सिंपल सी क्वाड्रेटिक की इक्वेशन दे रखी है। अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान करोगे कि अल्फा और बीटा रूट्स हैं इसके, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ अल्फा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये दोनों यहाँ पे पुट किए जा सकते हैं। दैट मीन्स एक तो अल्फा प्लस बीटा तो आप डायरेक्ट ही निकाल लो, चलो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो डायरेक्ट ही आ जाएगी, यहाँ से कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ -1, ये तो हम निकाल ही लेते हैं, 1 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद अल्फा और बीटा रूट भी है, तो रूट है तो इसके अंदर पुट किए जा सकते हैं। दैट मीन्स अल्फा स्क्वेयर माइनस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स अल्फा स्क्वेयर की वैल्यू है आ जाएगी अल्फा प्लस 1 के इक्वल। ठीक है, अल्फा स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा प्लस 1 के इक्वल आ गई। ऐसे ही सिमिलरली बीटा अगर हम पुट करते हैं इसके अंदर एक्स की जगह, तो बीटा भी पुट किया जा सकता है। सिमिलरली बीटा स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से बीटा प्लस 1। ठीक है, दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो यहाँ से आएगा अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर इक्वल आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 के इक्वल आ जाएगा। ज़्यादा बड़ी बड़ी पावर निकालनी है ना, इसलिए मैं मेथड यूज़ कर रहा हूँ। अदरवाइज अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर तो हम वैसे भी फाइंड कर सकते थे। ठीक है ना, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर के लिए तो आपका ये मेथड भी है। वैसे अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर तो हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर माइनस 2 अल्फा बीटा भी करके हम फाइंड कर सकते हैं। ध्यान होगा 10th क्लास में हम करते थे ऐसे। ठीक है ना, वी कैन ऑल्सो यूज, ठीक है, हम ऐसा भी हम कर सकते थे, पर ये ज़्यादा इजी पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1, तो 1 प्लस 2 ये 3 के इक्वल आ जाएगा। तो एक तरह से हमने P1 निकाल दिया, हमने P2 निकाल दिया। ठीक है, ये हमारी P1 की वैल्यू आ गई है, ये P1 है, और ये आ गया हमारा P2। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, देखो इसको आल्सो दोनों तरफ अगर अल्फा से मल्टीप्लाई कर दे, अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा अल्फा क्यूब इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर प्लस अल्फा। ऐसे ही बीटा क्यूब इक्वल टू बीटा स्क्वेयर प्लस बीटा, दोनों को ऐड करोगे तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो है वो इक्वल आ जाएगा अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर प्लस अल्फा प्लस बीटा के इक्वल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ऐसे, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर हमने निकाला 3, वो निकाला 1, ये आ जाएगा 4 जो कि इक्वल है P3 के। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से आप इसी पैटर्न पे आगे बढ़ोगे तो आपका अल्फा 4 प्लस बीटा की पावर 4 इक्वल आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर, जो कि इक्वल आ जाएगा 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, जो इक्वल हो जाएगा P4 के। ऐसे ही अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 इक्वल आ जाएगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। ध्यान से क्वेश्चन को देखना, आपको सारी बातें समझ में आएगी।
बीटा की पावर 3। ठीक है, ये इक्वल आ जाएगा ऐसे 7 + 4 दैट इज 11। ये है हमारा P5। देखो सारी वैल्यू तुमने निकाल दी। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला वो उस पर हम ध्यान करते हैं। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। इसके अंदर ये पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, कई बार बच्चा इसको देखते ही P5 को 11 कर देता है, ये नहीं पढ़ता कि नॉट ट्रू बताना है। नॉट ट्रू के हिसाब से P5 = 11 है ही। तो एक एक करके चेक करते हैं। पहले वाली कंडीशन क्या है, P5 = P2 × P3। P5 = मुझे वही कंडीशन ठीक नज़र नहीं आ रही है। P5 = P2 × P3 दैट इज 11 = P2 कितना है हमारा, P2 हमने निकाला था 3 × P3 निकाला था 4। तो ये तो इक्वल नहीं आ रहे, तो इसका मतलब जो फर्स्ट कंडीशन है वो ट्रू नहीं है। तो इसका यही फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो इसका आंसर हो जाएगा। इनके अंदर एक से ज़्यादा ऑप्शन तो मिलते ही नहीं है मेंस वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। तो इसलिए बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सारे सेटिस्फाई हो रहे होंगे अगर आप चेक भी करोगे तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा अच्छा अलग सा क्वेश्चन था। कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं था। 10th क्लास का बच्चा भी, 10th 9th का बच्चा भी इसको कर सकता है बड़े आराम से। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के एक्सपीरियंस आपके काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया भाई, अच्छा क्वेश्चन नजर लग रहा है मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसको। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ, अच्छा जी ठीक है जी। देखो इसके अंदर क्या बोला गया, दो लाइन, सबसे पहले तो दो लाइन दे रखी है, दोनों की दोनों ओरिजिन से पास कर रही है। ठीक है, दो लाइन है हमारे पास, तो हम इस तरीके से दो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन ये है और एक लाइन ऐसे है। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें थोड़ा जरूरत पड़ सकती है, ओरिजिन है। ठीक है भाई, ये वाली लाइन है हमारी x = y, ये वाली लाइन है हमारी x = 2y। इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लेके हमें यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, एक नहीं बहुत सारे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। ठीक है, जितने परपेंडिकुलर इस लाइन से इस वाली लाइन पर ड्रॉ किए जाएंगे, ये बी पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, ये जितने ही परपेंडिकुलर है, इन सारे परपेंडिकुलर का जो मिड पॉइंट है ये पी पॉइंट, हमें इस पी पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। आपको ध्यान होगा जिस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है उसके कोऑर्डिनेट्स h, k ले लो और h और k में रिलेशन फाइंड कर लो, वही लोकस है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर है, फिगर तो ये क्लियर हो ही गई। तो ऐसे एक बात ये क्लियर है कि थोड़ा स्लोप का यूज़ पक्का होगा, जरूर होगा इसके अंदर। हम निकाल लेते हैं क्योंकि इससे तो कोई लेना देना है नहीं इस लाइन से, तो इनका ही स्लोप यूज़ होगा। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले स्लोप ऑफ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, स्लोप ऑफ x = y। x = y जो लाइन है उसका स्लोप क्या होगा, -1 होगा इसका स्लोप। ठीक है, इसका स्लोप कितना आएगा, 1 आएगा। आप जैसे मर्जी मेथड से फाइंड करना। और यहाँ से ही स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप हो जाएगा -1, जरूरत पड़ेगी स्लोप की मुझे लग रहा है। ठीक है, उसके बाद हमें h और k के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। अब एक बात पक्की है यहाँ पे, b के कोऑर्डिनेट्स ऑफ b हम लेट कर लेते हैं। b के कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं तो क्या आएंगे, b, b आएगा, b के कोऑर्डिनेट आएंगे b, b। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट अगर हम लेट करते हैं b, b क्योंकि x और y इक्वल है, और यहाँ से क्या है a के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2a, a लेट कर लेते हैं। समझ गए ना क्यों, क्योंकि अगर मैं y के कोऑर्डिनेट इसका a लेट कर लेता हूँ, x कोऑर्डिनेट अपने आप ही क्या आएगा, 2a आएगा। तो ये इसके कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिए। ठीक है, कम वेरिएबल करने पड़े, नहीं तो बाद में करने पड़े, डायरेक्ट भी हम ऐसा कर सकते हैं। जब दोनों ये x और y कोऑर्डिनेट इक्वली है तो a, a हम लेट, सॉरी b, b लेट कर सकते हैं, ऐसे ही a के लेट कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर आगे बढ़ते हैं, a और b के कोऑर्डिनेट आ गए, तो यहाँ से हम स्लोप निकालते हैं। अब स्लोप की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप यूजिंग कोऑर्डिनेट्स, ये आ जाएगा यहाँ से, ए बी का आ जाएगा b - a, ठीक है, अपॉन b - a अपॉन b - 2a, और ये इक्वल हो जाएगा -1 के। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, b - a इज इक्वल्स टू -b + 2a विच गिव्स 3a इज इक्वल्स टू -2b।
विच गिव्स ए की वैल्यू आ जाएगी -2b/3। ए की वैल्यू आ गई -2b/3। ठीक है, हमें कुछ भी करके एच और के बीच में रिलेशन हमें फाइंड करना है। ठीक है भाई, क्लियर यहाँ तक सभी को? इसके बाद हम इसके अंदर करते हैं, वैल्यू आ गई हमारी -2b/3। स्लोप ऑफ ए बी से अब हम इसमें हम नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके अंदर। अच्छा जी, ठीक है जी, ये मिड पॉइंट है, पी इज मिड पॉइंट, पी एच कोमा के इज मिड पॉइंट। इसका मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो दैट इम्प्लाइज एच जो है वो इक्वल आ जाएगा यहाँ से b+2a। ठीक है, एच की वैल्यू आ जाएगी b+2a/2। ठीक है, और यहाँ से हम एक काम करते हैं, a की वैल्यू पुट कर देते हैं उठा के। ठीक है, तो यहाँ से h आ जाएगा, h इक्वल टू 2h इज इक्वल्स टू b+2a। 2a मतलब 2 इंटू -2b/3। ये आ जाएगा ऐसे b -4b/3। ये आ जाएगा ऐसे 3b -b/3। तो दैट इम्प्लाइज b की वैल्यू यहाँ से हमारी निकल के आ जाएगी। दैट इम्प्लाइज b आ जाएगा ऐसे -6h। b की वैल्यू आएगी -6h। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। कैलकुलेशन हमारी ठीक चल रही है ना? यहाँ मुझे कुछ कैलकुलेशन पे डाउट सा लग रहा है। कैलकुलेशन है हमारी, कई बार गलती हो जाती है, फिर बाद में पूरा क्वेश्चन करना पड़ता है। 6 तो हमारा ऑप्शन में बनता भी नहीं है ना। चलिए जी, हम चेक करते हैं इसके अंदर। मुझे लग रहा है कुछ डाउट इसके अंदर। b-a b-2a ऐसे कितना आएगा -b। अच्छा, ओहो सॉरी, देखो यहाँ हमने एक माइनस की गलती कर दी, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये एक्चुअल में यहाँ पे -3 आएगा। मुझे लग रहा था कि कुछ डाउट चल रहा है, तो -3 आएगा। कोई बात नहीं भैया, करेक्शन कर लेना। कई बार हम डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करने लग जाते हैं ना, तो गलतियाँ हो जाती है। तो 2b/3 आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी ये आएगा हमारे पास 7b/3। ठीक है जी, तो यहाँ से 7b/3, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास b इज इक्वल्स टू 6h/7। b की वैल्यू आएगी 6h/7। अब ऐसे ही b की वैल्यू एक बार और निकाल लेते हैं ताकि h और k के बीच में रिलेशन आ जाए। अब k जो है, यहीं से जैसे हमने b निकाल h की वैल्यू ली, ऐसे ही k की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है ना, k मतलब इसका y कोऑर्डिनेट, वो आ जाएगा a+b/2 विच गिव्स 2k इज इक्वल्स टू a+b। तो b+a कह लो, a की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। a की वैल्यू है 2b/3 प्लस b। ठीक है, a की वैल्यू हमने उठा के पुट की है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2k इज इक्वल्स टू 5b/3। तो यहाँ से हमारी b की वैल्यू आ जाएगी 6k/5। 6k/5। ये सेकंड, हमें सबको एलिमिनेट करना था, हमें एच और के बीच में रिलेशन फाइंड करना था, वही हमारी इक्वेशन होती है। तो बस क्या आ जाएगा ऐसे, फर्स्ट एंड सेकंड इम्प्लाइज दोनों से 6h/7 इक्वल हो जाएगा 6k/5। 6 से 6 तो कैंसिल हो जाएगा, विच गिव्स 5h इज इक्वल्स टू 7k। या हम कह सकते हैं कि जो हमारी जो लोकस जो हो जाएगा, एक तरह से लोकस का मतलब इक्वेशन, एच के कोमा के था, एच की जगह एक्स रिप्लेस होगा, तो 5x इज इक्वल्स टू 7y। तो अगर हम देखेंगे कौन सी इक्वेशन है, 5x - 7y = 0, ये वाली थर्ड ऑप्शन इसका आंसर
हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, थर्ड वाली इक्वेशन बन जाएगी। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, नेगेटिव साइन हम भूल गए थे, बाकी बाद में तो आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ भी करके हमें जो भी हम लोकस के अंदर पॉइंट लेट, जिसकी चीज़ का लोकस फाइंड करना हो उसको हम लेट कर लेते हैं एच कोमा के, और एच और के बीच में रिलेशन फाइंड करना, ये एक तरह से क्या होता है, लोकस होता है। फिर इक्वेशन बनाने के लिए एच को एक्स से रिप्लेस कर दो, के को वाई से रिप्लेस कर दो। ठीक है भाई, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। कुछ भी क्वेश्चन नहीं था ये भी, इसके अंदर कोई ऐसा कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ सिंपल सा हमारा, थोड़ा बस मेंस के अंदर, आईआईटी के अंदर कुछ एक दो क्वेश्चनों को मिक्स कर देते हैं, सिंगल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं होते। ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। इसके अंदर अच्छा भाई प्योरली रियल दे रखा है, ये सबको पता ही है प्योरली रियल में, और दो 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 चीज़ें मिक्स कर दी है, और फिर आर्गूमेंट का भी जिक्र कर दिया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो भाई, क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर सबसे पहले तो हम थीटा फाइंड करते हैं। ये हमारा एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन है। तो प्योरली रियल है तो इसका मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। तो हम निकालते हैं सबसे पहले, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या है, 3 प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 4 माइनस आयोटा कोस थीटा। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 4 प्लस आयोटा कोस थीटा अपॉन 4 प्लस आयोटा कोस थीटा। हमें सिर्फ इसके इमेजनरी पार्ट की ज़रूरत है, तो मैं सिर्फ इसका इमेजनरी पार्ट ही निकाल लेता हूँ। इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजनरी पार्ट आएगा कैसे, जब 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो आएगा यहाँ से 3 कोस थीटा। ठीक है, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 4 साइन थीटा, ये इसका इमेजनरी पार्ट आप अपने अकॉर्डिंग करके देख लेना जैसे भी। और नीचे आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस प्लस हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये आएगा। और इमेजनरी पार्ट 0 के इक्वल है क्योंकि प्योरली रियल है, तो विच गिव्स, यही कर देते हैं। यहाँ से आप देखोगे कि टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा -3/4। टेन थीटा की वैल्यू होगी -3/4, इसका हम यूज करेंगे। अब पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है जेड, हमें इसका आर्गुमेंट फाइंड करना है। जेड इक्वल टू साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा, हमें इसका आर्गुमेंट फाइंड करना है। चलो जी, आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, इसका आर्गुमेंट हो जाएगा टेन इनवर्स कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, यही होता है आर्गुमेंट। अब यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से टेन इनवर्स कोट थीटा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा, इसको हम थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि थीटा जो है यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो हम डायरेक्ट ऐसे वैल्यू इसके अंदर पुट नहीं कर पाएंगे इसके अंदर। अच्छा ओके ओके, ये असल में है ना, मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक अलग से एक वीडियो डालूंगा, उसके अंदर थोड़े कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा इसके कॉन्सेप्ट। अभी फिलहाल यहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। जो हमारा जो पोलर फॉर्म में जो हम चेंज करते हैं, इसके अंदर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि क्वाड्रेंट का इशू होता है। जो हम ये फाइंड करते हैं, आर्गूमेंट फाइंड करते हैं, वो क्वाड्रेंट का इशू होता है। तो यहाँ थीटा हमारे लिए अभी क्या है, अननोन है, तो हम डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर सकते इसके अंदर। तो इसको सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, इस पोलर फॉर्म को, ये हमारा पोलर फॉर्म तो आपको नज़र आ रही है, इसको ये यूज़ नहीं करेंगे इसके अंदर, सॉरी, क्योंकि थीटा नेगेटिव है ना, क्वाड्रेंट का फर्क पड़ जाएगा। तो इसके अंदर सबसे पहले हम चेंज कर लेंगे इसको, ये आ जाएगा ऐसे, इसको हम लिख सकते हैं कोस π/2 माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन π/2 माइनस थीटा, कोस सॉरी आयोटा साइन। ठीक है ना, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, पोलर फॉर्म में। अब इस फॉर्म में जब होता है तो इसका जो आर्गुमेंट होता है वो हो जाएगा ऐसे π/2 माइनस थीटा।
ठीक है, इसको ऐसे करेंगे हम, ये बात ध्यान रखना, यहाँ भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब क्यों नहीं किया ऐसा, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियोज़ है, उसमें मिल जाएगा आपको। फिलहाल आप ध्यान रखो, बस इतनी बात ध्यान रखो कि ये साइन थीटा प्लस एयोटा कोस थीटा है, ये पोलर फॉर्म नहीं है। ठीक है, इसको पहले हमने किस में चेंज किया, इसको पोलर फॉर्म में चेंज किया। पोलर फॉर्म में कोस आता है, कोस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा, और ये जो भी एंगल होता है वो उसका आर्गूमेंट हो जाता है। अब यहाँ से ये आ जाएगा ऐसे, π/2 माइनस थीटा इक्वल है यहाँ पे टेन इनवर्स -3/4 के। ठीक है, जो कि इक्वल हो जाएगा π/2 प्लस टेन इनवर्स 3/4 के इक्वल आएगा। यहाँ से आ जाएगा π/2 प्लस टेन इनवर्स को हम कोट, वैसे देखो अगर ये आंसर मैच हो रहा है तो आंसर इस टाइप का कोई आंसर है नहीं π/2 का, इसलिए मैंने ये आगे बढ़ाया है। π/2 प्लस करके कोई ये नहीं है, तो इसको थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाते हैं इसको सॉल्यूशन को। ये आ जाएगा जैसे π/2 प्लस π/2 माइनस कोट इनवर्स 3/4, ये हो जाएगा। ठीक है, π/2 प्लस π/2 माइनस कोट इनवर्स, π/2 प्लस π/2 पाई हो जाएगा, पाई माइनस कोट इनवर्स 3/4। अब π/2 माइनस कोट इनवर्स 3/4 आंसर में है नहीं है भाई, पाई माइनस सॉरी, तो पाई कोट इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज कर लेते हैं, पाई माइनस टेन इनवर्स 4/3। तो अब मुझे ऑप्शन नजर आ रहा है, ये फर्स्ट है या थर्ड है, कौन सा है, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, थोड़ी सी जो बात मैंने बताई है उस पर आप ध्यान रखोगे कि क्या बात हमें ध्यान रखनी पड़ती है। बाकी इसका जो एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रॉपर जो आप कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियोस देखोगे उसमें पता चल जाएगा। फिलहाल शॉर्ट में आप बात याद रखो कि इस तरीके से जब कॉम्प्लेक्स नंबर है कोस थीटा साइन थीटा, और वो पहले भी फाइंड हो रखा है, उसका पूरा मैटर कर रहा है, पूरा उस पर डिपेंड कर रहा है, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के फिर आप करो, फिर कोई गलती नहीं आएगी उसके अंदर। ठीक है, तो थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्या भाई देखते हैं हमारा 5 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैंने बताया ना, दो दो कॉन्सेप्ट मिक्स कर देते हैं इसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट भी नजर आ रहा है मुझे और इंटीग्रेशन भी नजर आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी सोल्व करनी है, फिर इंटीग्रेशन भी करना है। देखो क्या दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। 5 के अंदर देखो भाई, ठीक है जी, हाँ थीटा और थीटा 1 और थीटा 2 स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एंगल है इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन है, जो इस क्वाड्रेंट में सॉरी इस इंटरवल में या लाई करते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं भाई, सोल्व करने के अलावा तो हमारे पास और कोई रास्ता है ही नहीं। तो ये दे रखा है पे बड़ा इजीली सोल्व होती नजर आ रही है मेरे को, 2 कोट स्क्वेयर थीटा माइनस 5 कोसिकेंट थीटा हो जाएगा ये, प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 प्लस सॉरी कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस 1 माइनस 5 कोसिकेंट थीटा प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बन जाएगी 2 कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस 2 आएगा माइनस 5 कोसिकेंट थीटा, और ये कितना आ जाएगा माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा ये, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फैक्टर साफ नजर आ रहे हैं, 2 कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस 4 कोसिकेंट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा 2 कोसिकेंट थीटा कॉमन, ये आ जाएगा ऐसे कोसिकेंट थीटा माइनस 2, और यहाँ से आएगा माइनस 1 कोसिकेंट थीटा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा फैक्टर बनेंगे, फैक्टर बन के मैं 0 भी कर देता हूँ इसको, ये आएगा कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 1/2 और 2। 1/2 तो इसकी वैल्यू कभी हो ही नहीं सकती, नॉट पॉसिबल। ठीक है, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू मतलब साइन थीटा कभी 2 के इक्वल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये वाला केस आ जाएगा ऐसे, कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसको हम वही जो जनरल इक्वेशन होती है, जनरल सॉल्यूशन होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं तो थीटा आ जाएगा ऐसे एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ कोसिकेंट π/6, π/6। अब मुझे थीटा की वैल्यू थोड़ा सा ढूंढनी है, जो गिवन इंटरवल है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे
एन की वैल्यू, एन कोई भी इंटीजर है, पुट करके देखोगे तो थीटा की क्या क्या सॉल्यूशन आएंगे। थीटा 0 से 2 पाई है, 0 वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो एन की जगह मैं 0 पुट करता हूँ तो एक तो इसका सॉल्यूशन आएगा पाई/6। ठीक है भाई, इसमें आ रहा है, छोटे से छोटी वैल्यू इसकी बल्कि यही आएगी। फिर मैं एन की जगह 1 पुट करता हूँ तो पाई, ठीक है, पाई-पाई/6, तो पाई-पाई/6, तो आप करोगे, आ जाएगा 5 पाई/6। ठीक है, फिर 2 पुट करोगे तो 2 पाई से बाहर चला जाएगा, -2 पुट करोगे तो एक तरह से ये क्या जाएगा, -2 पुट करोगे तो भी एक तरह से ये रेंज से बाहर ही रहेगा। ठीक है, आप देखोगे इसके ये दो ही सॉल्यूशन आएंगे, इसके और भी कोई आ सकते हैं, नहीं आ सकते। 2 पुट करेंगे तो ठीक है, 2 पाई से बाहर चला गया, -2 पुट, तो इस गिवन इंटरवल में इसकी यही सॉल्यूशन आएंगे। साफ पता चल गया कि इसका जो थीटा 1 है, तो थीटा 1 हमारा हो जाएगा यहाँ से, थीटा 1 आ जाएगा पाई/6, और जो थीटा 2 है वो आ जाएगा यहाँ पे 5 पाई/6। क्वेश्चन का एक पार्ट हमने कर दिया। बस अब इस क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रल बच गया, ये लिमिट ही फाइंड करनी थी। नाउ इंटीग्रल आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2 मतलब पाई/6 टू 5 पाई/6 cos स्क्वायर 3 थीटा डी थीटा। ठीक है, सिंपल इंटीग्रल है। तो यहाँ से cos स्क्वायर का इंटीग्रल करना हो तो इस पे cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 5 पाई/6, ये आ जाएगा 1 प्लस cos 6 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। ठीक है, अब इंटीग्रल में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, 1/2 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा ऐसे थीटा प्लस साइन 6 थीटा अपॉन 6, और लिमिट लग जाएगी पाई/6 टू 5 पाई/6। अब इस इंटीग्रल को हमें सोल्व करना है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इंटीग्रल के अंदर इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ नहीं है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 तो बाहर है ही, ये आ जाएगा हमारे पास 1/2। पहले हम 5 पाई/6 पुट करते हैं, 5 पाई/6 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 5 पाई/6। ठीक है, और ये आ जाएगा ऐसे साइन 5 पाई/6, फिर माइनस पाई/6 पुट करेंगे, पाई/6 प्लस sin π/6, साइन 5 पाई और साइन पाई, ये तो पाई के मल्टीपल में तो साइन 0 ही होता है हमेशा, तो एक तरह से इसका आंसर आ जाएगा 1/2, 5 पाई माइनस ये आ जाएगा 4 पाई/6, तो 2 से करेंगे एक तरह से कितना आ जाएगा ऐसे, ये 2 पे गया, ये 3 पे आया, इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई/3। आंसर आ जाएगा इसका पाई/3। पाई/3 हमारे ऑप्शन में है, बिल्कुल है, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। ठीक है भाई, क्लियर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको इन क्वेश्चन से सीखना है। कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को हम आईआईटी में देखते ही छोड़ देते हैं, वो लगता है पता नहीं क्या, थीटा 1 थीटा 2 पढ़ते ही नहीं है, तो पढ़ना चाहिए। कई बार ऐसे ऐसे आईआईटी के अंदर मेनली क्या करते हैं, दो कॉन्सेप्ट कई बार अलग अलग चैप्टर्स के मिला, जैसे यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्री, और बाद में डेफिनेट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट आ गया इसके अंदर। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अरे तो बिल्कुल बेसिक 12th लेवल का क्वेश्चन आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो तुम्हारा बिल्कुल ही बेसिक 12th क्लास का क्वेश्चन है, ये तो 12th क्लास सीबीएसई लेवल का क्वेश्चन है, मतलब एक तरह से। तो देखो क्या दे रखा है, एक पैराबोला है, एक लाइन है, इनइक्वलिटी है, तो लेके चलते हैं भाई इसको। तो एक तो है हमारे पास 4x² लेस देन इक्वल्स टू 6y। ठीक है, ड्रॉ करते टाइम तो इक्वली लेके चलेंगे हम, 4x² लेस देन इक्वल्स टू y। ठीक है, तो एक पैराबोला बनेगा भाई, ये अपवर्ड ओपन वाला ये वाला पैराबोला बनेगा भाई, x² वाला पैराबोला ऐसे होता है। ठीक है, ये आएगा। उसके बाद शेड कहाँ होगा वो भी हम चेक कर लेते हैं, पक्का इंटीरियर ही मिलना चाहिए इसका। फिर भी हम चेक कर लेते हैं पॉइंट, इसके अंदर 1,0 हम चेक करके देखते हैं, सॉरी 0,1 हम चेक करके देखते हैं, 0,1 इसके इंटीरियर में है, तो हम पुट करेंगे यहाँ पे, क्या आएगा 0 लेस देन इक्वल्स टू 1, बिल्कुल सेटिस्फाइड है ये, तो इंटीरियर आ जाएगा इसका। ठीक है ना, इसका मतलब पैराबोला का क्या आ जाएगा, इंटीरियर आ जाएगा। पता होना चाहिए इंटीरियर एक्सटीरियर, सीबीएसई में भले ना खेले, यहाँ बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो y इज लेस देन इक्वल्स टू 8x प्लस 12। ठीक है, इसकी तो हमें टेबल बनानी पड़ेगी भाई,
तो हम पॉइंट ले लेते हैं। एक बार हमने लिया x को 0 लिया, x को 0 लिया, y आ गया 12। फिर हमने लिया y को 0। ठीक है, अगर y को 0 लेते हैं तो x आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि इक्वेशन बनाने के लिए तो इक्वल यूज़ करते हैं, तो x आ जाएगा -3/4। ठीक है, माइनस सॉरी 12/8 हो जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा 2 4 जा 3 4 जा -3/2, सॉरी -3/2। तो एक पॉइंट तो यहाँ कहीं आ जाएगा -3/2, और एक पॉइंट ऊपर कहीं पे भी आएगा 12। दिखने में वो भी ऊपर कहाँ तक लेके जाए, पर थोड़ा सा हमें आइडिया तो लग गया कि लाइन इस तरीके से चली जाएगी भाई। ठीक है ना, इस तरीके से कुछ ये लाइन जाएगी। ठीक है, 12th क्लास के क्वेश्चन है, हमें ये दोनों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट ध्यान रखने, कहाँ मीट करेगा, यहाँ और यहाँ। ये दोनों पॉइंट होने के बाद लाइन के एरिया में से पैराबोला का एरिया माइनस कर देंगे। उसके लिए मुझे दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना पड़ेगा, ये सेकंड और ये फर्स्ट, दोनों को सोल्व करते हैं और डायरेक्ट हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट यही पॉइंट हमारे डायरेक्ट ही आ जाएंगे, y की वैल्यू की जरूरत नहीं है, हम x की वैल्यू ही निकालते हैं। तो x की वैल्यू दोनों से हमें करें तो y को एलिमिनेट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 4x² इक्वल टू 8x प्लस 12। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 4x² माइनस 8x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, which gives x minus 3, x plus 1 equal to 0, x की वैल्यू 3 माइनस 1। तो a के कोऑर्डिनेट तो हो जाएंगे -1, 0, b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3, 0। बिल्कुल 10th लेवल का क्वेश्चन है। बाद में इसके अंदर वही हम करेंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर आएगा यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया जो हमारा हो जाएगा, ऊपर चला गया ये, जो रिक्वायर्ड एरिया है वो इक्वल हो जाएगा एक तरह से इंटीग्रल, लिमिट तो वही लाइन की का एरिया माइनस कर रहे हैं, लाइन का एरिया आएगा -1 to 3 y लाइन dx माइनस -1 to 3 y पैराबोला dx। ठीक है ना, लाइन में से पैराबोला का एरिया हम माइनस कर देंगे। ठीक है भाई, इसकी कैलकुलेशन आप अपने आप ही कर लेना इस क्वेश्चन को। तो मैं थोड़ा सा और, चलो एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं। लाइन के अंदर y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 8x प्लस 12। 8x प्लस मतलब लाइन की इक्वेशन से y की वैल्यू पुट करेंगे 8x प्लस 12 dx माइनस -1 to 3। यहाँ से पैराबोला से y की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आ जाएगी 4x²। 4x²। वही इनकी कैलकुलेशन आप कर लेना। मैं एक बार आपको आंसर चेक करके बता देता हूँ इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर है, एक मिनट रुक जाओ, आंसर शीट जो है उससे मैं एक बार इसका आंसर बता देता हूँ आप लोगों को। इसका आंसर आ जाएगा फाइनल आपका 128/3। ठीक है, थर्ड इसका आंसर आ जाएगा, इसको सोल्व कर लेना। ये आ जाएगा इसे 128/3 इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, थर्ड, ये चेक कर लेना, अपने आप करना है इसको सोल्व। सिंपल क्वेश्चन है इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ इसको। बाकी देखो बिल्कुल नॉर्मल सीबीएसई का क्वेश्चन इसके अंदर आ गया। बस ये ध्यान रखना शेडिंग का, कई बार आईआईटी में थोड़ा घुमा देते हैं कि ये अंदर की तरफ शेड की जगह बाहर वाला मिल जाता, बल्कि लाइन का मैंने चेक नहीं किया। लाइन का कभी देखो, लाइन में चेक करने की जरूरत नहीं है, बाहर का तो कभी मिल ही नहीं सकता लाइन का, लाइन तो अंदर का ही मिलेगा। ये क्वेश्चन अगर पैराबोला का एक्सटीरियर हो जाता तो फिर देखो ये वाला एरिया निकालना पड़ता हमें, ये नीचे वाला एरिया, फिर लाइन का रोल ही खत्म हो जाता फिर। ठीक है ना कुछ और करके बातें उलझा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान करेंगे इस चीज़ के ऊपर, शेडिंग के ऊपर। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7th। वाह भी वाह, ये तो कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल ही लग रहा मुझे क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 7th। अच्छा जी, 7th के अंदर जो मुझे नज़र आ रहा है क्वेश्चन 35 36 देख के एक फॉर्मूला नज़र आ रहा है कि ये होता क्या है कॉम्बिनेशन के अंदर n+1 CR+1, ये इक्वल होता है n+1 अपॉन R+1 NCR के। बड़ी आराम से इसको प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, ये रिजल्ट कई बार यूज़ हो जाता है, तो मुझे लग रहा है ये यूज़ होगा यहाँ पे। तो कितना आएगा ऐसे 6 × 35 CR इक्वल टू K² - 3। इसकी जगह हम लिख सकते हैं
36/r+1 और यहाँ आ जाएगा 35CR, ताकि ये कैंसिल हो जाए। ठीक है, कैंसिल हो गया, बस हो गया काम हमारा। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, इस 6 को भी हम काट ही लेते हैं 6 पे। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, r+1 इक्वल आ जाएगा 6 इंटू k²-3, ये आ गया भाई। ठीक है, तो r की वैल्यू आ जाएगी एक तरह से, बल्कि हम k की निकाल लेते हैं, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से r+1, k भी एक तरह से इंटीजर ही है, और 6k²-18। ठीक है भाई, ये आ जाएगा यहाँ से 6k² इक्वल टू r+19, और k² की वैल्यू आ जाएगी r+19/6। ठीक है भाई, अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, पॉसिबल कितने इनके ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, ये हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो मैं वैल्यू पुट करके देखता हूँ भाई, r की वैल्यू क्या क्या पुट की जा सकती है। r के लिए देखो, अगर कोई भी पुट करके देख लो, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। r की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, और r पुट कहाँ तक कर सकते हैं हम, 35 तक पुट कर सकते हैं, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। ठीक है ना, यहाँ से r की वैल्यू 35 से बड़ी नहीं हो सकती, तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। r की वैल्यू मेरे को जो परफेक्ट स्क्वायर बनने वाली है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 5 पुट करोगे 24 आएगा, 6 से कम से कम r की सबसे पहले तो ये सोचो ऐसी वैल्यू पुट करो 6 से कटे। ठीक है, उससे पहले तो कुछ सोच ही नहीं सकते। तो r की वैल्यू एक तो आएगा, केस r की वैल्यू अगर 5 पुट करते हैं तो k की वैल्यू आएगी 2, एक पेयर तो ये बन गया। दूसरा फिर हम देखते हैं, ऐसा कुछ पुट करें कि ये कटे, उसके बाद दूसरा जो आंसर आएगा ऐसे, r की वैल्यू अगर मैं 5 हो गया, 6 भी नहीं आएगा, 7 8 9 10 11, r की वैल्यू अगर 11 पुट करते हैं 30, पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं है। फिर 12 पुट करेंगे, 13 पुट करेंगे, 14 पुट करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर में 6 से कटने वाले का हमें ध्यान रखना है, और 15 16 17 17 पे भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा, क्योंकि 17 36 6 आएगा, 18 19 17 में सीधा 6 जोड़ लो, 23 अगर हम जोड़ते हैं तो नहीं होगा फिर। ठीक है ना, उसके बाद 30 ऐड करते हैं तो कितना आएगा यहाँ पे, सॉरी 29 अगर ऐड करते हैं तो कितना आएगा ऐसे, ये 29 प्लस 19 48, तो भी 8 आएगा, नहीं बनेगा। उसके बाद 35 अगर हम पुट करते हैं तो कितना आएगा, 35 पुट करेंगे तो और कोई पेयर इसके अंदर मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। 35 प्लस 19 54, हाँ 35 पुट करने पे हो रहा है भाई। अगर r की जगह 35 अगर हम पुट करते हैं तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी, 3 आएगी, k की वैल्यू कितनी आएगी, 3। ठीक है, तो ढूंढने पड़ेंगे इस तरीके से पेयर, तो 2 पेयर बनेंगे बस ये। ठीक है ना, जो इन्होंने पूछा है कि पेयर कितने बनेंगे, तो पेयर 2 बनेंगे, इसके अंदर फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 2 पेयर्स। आप अपने तरीके से भी ढूंढ सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। तो 2 पेयर्स है, तो इसका मतलब इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है भाई, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन फोर्थ, मैं एक बार इसको वेरीफाई कर दूं भाई ठीक भी है नहीं है, मुझे ऐसे लगा कहीं कोई छूट जाए, ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ा डाउट रहता है। ठीक है ना भाई, 2 ही बनेंगे इसके अंदर। ठीक है भाई, तो 1 मिनट मैंने ध्यान दे, के क्या है भाई, ओ सॉरी भाई, देखो ऐसी गलती हो जाती है। हाँ हाँ, के कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं है भाई, के इंटीजर है। तो के इंटीजर अगर आर हम पुट करेंगे, बस मैंने थोड़ा सा इस पे डाउट लग रहा था, वैसे देख लिया, तो के की वैल्यू +-2 आएगी भाई, ये इसके अंदर थोड़ा चेंज कर लेना, और यहाँ पे के की वैल्यू क्या आएगी, +-3 आएगी। तो 2 पेयर नहीं बने, कितने बने, 4 पेयर्स बने हैं। 4 पेयर्स बने हैं तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। 4 पेयर्स बने हैं तो इसका ऑप्शन होगा भैया थर्ड ऑप्शन। जो मैं गलतियाँ कर रहा हूँ या मेरे से हो रही है, तो इन पे आप ध्यान देना थोड़ा सा, ये ऐसी ऐसी गलती हमारी मतलब कि एग्जाम में भी होती है। ठीक है, भूल जाते हैं हम कई बार ये। चलो भाई, ठीक है, तो आज की वीडियो में 7 ही क्वेश्चन करते हैं ये, इन क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करना, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।